नमस्कार। इस खास पेशकश में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़े हैं जिनका चिकित्सा क्षेत्र में काफ़ी लंबा अनुभव है, लेकिन इस लंबे अनुभव के बाद उन्होंने बहुत सारी ऐसी बात करनी शुरू कर दी है और उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया है कि आखिरकार रूट कॉज ऑफ डिजीज क्या है। तो सोचिए, मेडिकल एजुकेशन में, मेडिकल फील्ड में और ख़ास तौर पर एलोपैथी में जिन्होंने 40 साल काम किया हो, अब वो चेतना विज्ञान की बात करते हैं और चेतना विज्ञान के जरिए वो समाज सेवा में प्रतिष्ठित नाम है। मैं चर्चा जिस शख्स की कर रहा हूं उनका नाम है अमोद सचान, डॉक्टर अमोद सचान। डॉक्टर अमोद सचान किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के फार्माकोलॉजी एंड थेरेपेटिक्स विभाग में विभागाध्यक्ष रहे हैं और वहां उन्होंने हेड भी किया है और पिछले 4 दशकों से चिकित्सा सेवा में समर्पित रहे हैं। तो आज हम इनसे तमाम तरह का अनुभव साझा करेंगे और ये बहुत कुछ जो बताना चाहते हैं कि आखिरकार इंसान बीमार क्यों पड़ता है, उसके थॉट प्रोसेस में दिक्कत क्या होती है, और साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि इंडिया में जो मेडिकल एजुकेशन है, जो स्वास्थ्य को लेकर के सुविधा है, वो किस हद तक मुकम्मल है, क्योंकि आज़ादी के 75 साल बीत गए हैं और स्वास्थ्य को लेकर के हमने देखा है कि बड़े बड़े नेता, हुक्मरान चिंता भी व्यक्त करते रहते हैं। हम इस कदम में काफ़ी आगे तो बढ़े हैं, लेकिन क्या जितना भी आगे बढ़े हैं वो समुचित है क्या? लोगों को कैसे अवेयर किया जाए, कैसे जागरूक बनाया जाए और साथ ही साथ कैसे उनको समझाया जाए कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप अपने लिए कैसे क्या व्यवस्था करिए कि आप बीमार ही नहीं पड़िए और बीमार नहीं पड़ेंगे तो आपको उपचार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डॉक्टर अमोद सचान, TV9 प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जी हाँ, मैं एक सवाल आपसे सीधा करना चाहूँगा कि भारत में जो स्वास्थ्य सुविधा है उसको लेकर के आप कितना संतुष्ट हैं? 40 साल की आपने सेवा दी है इस क्षेत्र में और ओवरऑल अगर अनुभव की बात की जाए तो आप अपने अनुभव से भारत की स्वास्थ्य सुविधा को कैसे आंकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा है कि हम 1947 में आज़ाद हुए तो उस समय देश गरीब था, जस्ट गुलामी से बाहर आया था, तो लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो सरकारों ने ये तय किया कि हम ज़्यादातर चीज़ें पब्लिक सेक्टर में करेंगे, तो उसमें स्वास्थ्य सेवाएँ भी थी, तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पब्लिक सेक्टर में डाल दिया गया। संविधान में भी और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आर्टिकल 21 में ये बात कही है कि स्वास्थ्य किसी भी नागरिक का मूलभूत अधिकार है, उसको प्रोवाइड करना, उपलब्ध कराना ये हमारा कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है कि हर व्यक्ति को समुचित स्वास्थ्य सेवा मिले। लेकिन अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि ऐसा है तो नहीं। तो उसका कारण ये था कि भारत सरकार ने किया, उसने PHC बनाई, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बनाए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए और ज़्यादातर तो सरकारी क्षेत्र में बने। और जो दूसरे विभाग थे मेडिकल के अलावा, उन सब में धीरे धीरे पब्लिक की पार्टनरशिप से, वो सब पार्टिसिपेशन से सब वो प्राइवेटाइज हो गए। सरकार सिर्फ नियामक रह गई, रेगुलेटरी बॉडी रह गई हर अन्य विभागों की। लेकिन हेल्थ में ऐसा नहीं हुआ। पॉपुलेशन उस समय हमारे 37 करोड़ थे, आज हम 140 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं। तो पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रही और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम वैसी ग्रोथ नहीं कर पाए जैसी करनी चाहिए थी। तो प्राइवेट सेक्टर फिर आ गया, वो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड वे में आया। डॉक्टर बना, डॉक्टर बनने के बाद उसके पास ऑप्शंस थे, या तो सरकारी नौकरी में चला जाए, PMS में चला जाए, या वो अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोले, या स्मॉल नर्सिंग होम बनाए, या बड़े अस्पताल बनाए, या और उसके बाद सब्सिक्वेंटली 90s के बाद कॉर्पोरेट घराने आ गए, उन्होंने कहा कॉर्पोरेट अस्पताल बनाते हैं। डॉक्टर्स ने भी बनाए और कॉर्पोरेट्स ने भी बनाए कॉर्पोरेट अस्पताल, बड़े बड़े अस्पताल। लेकिन ये सब के सब अर्बन सेंट्रिक थे, सब शहरों में था। A क्लास सिटी, मैक्सिमम B क्लास सिटी। जिला स्तर पे तो प्राइवेट नर्सिंग होम किसी डॉक्टर ने बना लिया तो बना लिया, बाकी सब जिला स्तर के नीचे जितना है वो सब या तो आयुष विभाग के डॉक्टर हैं उनके जिम्मे है, या कोएक्स के जिम्मे है। और जो सरकारी श्रृंखला है उसमें चूंकि मार्केट का ग्रोथ अलग हुई प्राइवेट सेक्टर में, और तो उससे लिंक्ड उसकी आमदनी थी, तो वो प्राइवेट सेक्टर वाले डॉक्टर वहाँ पर गाँव में नहीं गए
और जो नौकरी भी करते हैं वो भी बस ऐसी ही करते हैं कि जिससे किसी का भला हो नहीं रहा। हमें वास्तविकता स्वीकार करनी पड़ेगी, क्या वास्तव में हम एक गांव में गरीब बीमार होता है, क्या उसको हम सुविधा दे पाते हैं? वो सुविधा जो उपलब्ध है देश में ही उपलब्ध है, विदेशों में भी उपलब्ध है, लेकिन हम तो उसको दे नहीं पा रहे हैं। तो कोई ना कोई इसमें डिफेक्ट है जिस कारण से नहीं दे पा रहे हैं। तो 70% आबादी हमारी रहती है गांव में, और 70% मेडिकल सुविधा जो है वो शहर में है, गांव में है नहीं। सरकारी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ अगर आप अपने चैनल में फ़ोटो देखें उनकी, तो ऐसा लगता है जैसे वो आदमी नहीं, उनकी जानवरों की तरह भीड़ है उनकी, और बस किसी तरीके से धक्का मुक्की करके या कोई अपना सोर्स वाइज लगा के किसी तरीके से अपना व्यक्तिगत तरीके से अपना इलाज करा ले तो करा ले। ये स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। दिस इज नॉट ए आइडियल सिचुएशन। नहीं, ये आइडियल सिचुएशन तो नहीं है। मैं 2 सवाल इसमें करना चाहूँगा। सरकार ने बहुत पहल की थी कि डॉक्टर को मैंडेटरी ट्रेनिंग गांव में मिले, उनको भेजा जाए, गांव जाएं, रूरल सेवा दें, और इसके लिए कुछ अंक भी निर्धारित किए गए थे। क्या आप लंबे समय से सरकारी सेवा में रहे, आपको लगता है कि सरकार का ये प्रयास असफल रहा है? नंबर 1। नंबर 2, जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य सेवा को अगर हम देखें तो नॉर्थ साउथ में बड़ा डिवीजन है। साउथ में यही सरकारी सिस्टम सफल होता नजर आता है, नॉर्थ में ये टोटली कोलैप्स होता जाता है। क्या दोनों जगह में जो सरकारी व्यवस्थाएं सफल और असफल हैं, अगर हम साउथ में सफल है तो क्या ये क्रेडिट लोग को जाता है, सरकार को जाता है, पीपल पार्टिसिपेशन को जाता है, और यहाँ क्या सरकारें स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के गंभीर नहीं हैं? लोगों के लिए वोट के समय ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहता है? आखिरकार क्या कारण है कि इसी देश में नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में बहुत बड़ा डिवीजन है? बिल्कुल, इसका कारण एक है कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं हमारे संविधान के कंकरेंट लिस्ट में है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है कि स्टेट भी गवर्न करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी होती हैं। तो जहाँ जहाँ की सरकारें अच्छे तरीके से जागरूक हैं और वहाँ के जो नागरिक हैं वो जागरूक हैं, तो वो अपनी सुविधाएं क्रिएट करते हैं। डेफिनेटली ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमारा कल्चर जो है वो साउथ का नॉर्थ से बेटर। हम नॉर्थ के रहने वाले हैं, लेकिन हमें कहने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी डेफिनेटली उनका वर्क कल्चर बहुत बेहतर है। क्योंकि मैंने तो पूरी हिंदुस्तान पूरा घुमा हुआ है, पूरा दुनिया पूरी घूमी हुई है। केरला देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर बहुत अच्छा है, तो गांव में लोग इलाज कराते हैं। तमिलनाडु में जो जेनरिक ड्रग्स जिस तरीके से बांटते हैं, सरकारी व्यवस्था में जिस तरीके से दवाएं बांटी जाती है, लोग बहुत उससे लाभकारी होते हैं, फायदेमंद होते हैं। नॉर्थ में दवाएं आती नहीं है, आती हैं तो ठीक ढंग से बंटवारा नहीं होता है, किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है, और कोई भी सिस्टम, आपने कहा, क्योंकि मैं बिहार में भी कई जगह घूमा हूं और मुझे मालूम है कि केजीएमसी में, केजीएमयू में लोगों का पेशेंट को दाखिला कराने के लिए कितनी सिफारिश करनी पड़ती है और क्या हालत रहता है। जबकि ये नागरिक का अधिकार है, या इसके लिए सिफारिश की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वही मॉडल मैं आज अब डिस्कस करना चाहता हूं कि कहां गड़बड़ी हुई और उस गड़बड़ी को ठीक कैसे कर सकते हैं। तो पहली बात तो जो आपने क्वेश्चन किया कि साउथ और नॉर्थ का, तो साउथ में एक कुछ कल्चर है जो उनका अपना है, और उस कल्चर की वजह से उन्होंने एजुकेशन से, केरला है 100% एजुकेटेड है। केरला की नर्सेस पूरी दुनिया, क्या हिंदुस्तान, क्या पूरी दुनिया में उपलब्ध हैं। मैं स्विट्जरलैंड गया, वहाँ की ओटी जब देखा, ओटी इंचार्ज देखा केरलाइट। नॉर्थ में भी जो एजुकेशन है वो भी डॉक्टर्स हैं, वो भी पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, साउथ के भी छाए हुए हैं, नॉर्थ के भी छाए हुए हैं। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। आज सभी सरकारें ये जान गई हैं, भारत सरकार भी जानती है, अमेरिका की सरकार भी जानती है, बाकी सरकार भी जानती है कि सरकारों का काम व्यापार करना नहीं है। सरकारों का काम है रेगुलेशन बनाना, नियम बनाना, उनको ऑब्जर्व करना, मॉनिटर करना, और उसके अनुसार अच्छा काम करके निकलना। इस काम में भारतवर्ष में जो सरकारें नहीं हैं, उन्होंने एक सेक्टर में बहुत बेहतरीन काम किया है, और वो एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर की हिस्ट्री आपको बता दूं, उसी से हेल्थ सेक्टर को मैं डिराइव कर दूंगा। 1932 में जब जेआरडी टाटा थे, उन्होंने इंडियन एयरलाइंस की स्थापना करी। 52 में उसका अधिग्रहण हुआ कि सब सरकारी कर दिया, सब सरकारी कर दिया। उसमें यही चल रहा था, सब पब्लिक सेक्टर होना चाहिए, तो वो एक्वायर कर ली गई। और जितने दिन चली एयर इंडिया, उतने दिन वो घाटे पे चली। उसके बाद सरकारों, सभी सरकारों का, मैं किसी एक सरकार के बारे में नहीं कह रहा हूँ, भारत सरकार भारतवर्ष के नागरिकों की सरकार है, किसी पार्टी की हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमको
उन लोगों ने ये डिसाइड किया उस समय कि हमें अपना ये एविएशन सेक्टर ठीक करना पड़ेगा। जब कनेक्टिविटी होगी तभी लोग अच्छे से जा पाएंगे। तो एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज किए गए, प्राइवेट सेक्टर आया, प्राइवेट सेक्टर ने एयरलाइंस कंपनियां लॉन्च करी, कुछ चली कुछ नहीं चली, लेकिन फिर भी आज की तारीख में हर जिले में एयरपोर्ट है, अच्छा एयरपोर्ट है, जिसको हम अच्छा एयरपोर्ट कहते हैं। अभी मैं पिछले हफ्ते लेह लद्दाख गया तो वहाँ भी एयरपोर्ट देखा तो ए क्लास एयरपोर्ट था। मतलब रिमोट जगह में हमारे एयरपोर्ट अच्छे बने, बड़े शहर हैं, मीडियम क्लास सिटी लखनऊ में आता हूँ, बेहतरीन एयरपोर्ट बने हुए हैं। और सारी एयरलाइंस प्राइवेट हैं, एयरपोर्ट सारे प्राइवेट हैं। सरकार का काम सिर्फ लाइसेंस देना है और रेगुलेशन बनाना है और उससे पैसा भी पैदा करना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं। तो उसकी मॉनिटरिंग जो होती है, जो एक्टिविटी जिससे हम सही सुविधाएं पाएँ, वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को दी जा सकती हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को ऐसे नहीं कि आप ऐसे दे दीजिए और अनारकी आ जाए। उसके लिए सरकार को कुछ मूलभूत अपने सिद्धांतों में परिवर्तन करना होगा और वो परिवर्तन करके फिर पूरे भारत की सेवा ठीक हो सकती है। तो उसमें क्या धन की आवश्यकता होगी, कैसे किया जाए, उस सब का फॉर्मूला मेरे पास है और मैं बता सकता हूँ कि धन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बस थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके सेवा सुधारी जा सकती है। मैं उसको आपको अभी एक एक स्टेप वाइज आपको बताता हूँ कि कैसे ये काम ठीक किया सकता है। हाँ, तो कैसे किया जा सकता है, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये जो बड़ी जर्जर अवस्था दिखाई पड़ती है मेडिकल कॉलेज की, तो और सरकार ने बहुत सारे जिले में मेडिकल कॉलेज खोल भी दिया है, लेकिन आरोप लगता है कि समुचित व्यवस्था नहीं है, फैकल्टी नहीं है और उस वजह से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। फिर पहले आरोप लगता था कि प्राइवेट कॉलेजेस अनाप शनाप पैसे कैपिटेशन फीस लेकर के डिग्रियां बांट रहे हैं। बहुत जगह पे सुविधाएं नहीं होती थी और उस वजह से फिर कैसे उनको ट्रेंड किया जाता था, बहुत तरह की बातें आती। मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि बहुत सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जो कभी होते थे जब आबादी बहुत कम थी, अगर हम पटना की बात करें तो पटना मेडिकल कॉलेज, हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज भी KGMU को बड़ा हाई रेपुटेशन में देखा जाता है। लेकिन अब व्यवस्था इतनी ज़्यादा है, भीड़ इतना ज़्यादा है, प्रेशर इतना ज़्यादा है, आबादी इतनी बढ़ गई है, तो आखिरकार लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर ये कैसे खड़ी होती है? उसका मूलभूत कारण है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वो डेवलप ही नहीं हो पाया, कभी भी डेवलप नहीं हुआ। तो उसको डेवलप करने का तरीका मैं बताता हूँ कैसे डेवलप किया जाए। वो भी काम सरकार का नहीं है। सरकार डेवलप करेगी तो फिर फंस जाएगी। सरकार उसको देना दूसरे से, लेकर कंट्रोल रेगुलेशन पूरी मुट्ठी में रखना है, कानून अपने हाथ में रखना है कि कोई और जो नियम कानून बनाए जाए उससे डेविएट ना करे। क्या करना है मैं वो बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये है, आपने गाड़ी खरीदी होगी, सभी लोग गाड़ी खरीदते हैं, आपने भी गाड़ी खरीदी होगी, तो क्या आप उस गाड़ी को सड़क पे ला सकते हैं जब तक कि उसका रजिस्ट्रेशन ना हो जाए और इंश्योरेंस ना हो जाए? नहीं ला सकते। आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति गाड़ी को सड़क में नहीं ला सकता जब तक कि वो इंश्योर्ड ना हो जाए। ये इनएनिमेट है, इसके अंदर कोई जीव नहीं है। उसकी तो इतनी केयर है कि उसको हम ला नहीं सकते हैं। और एक बच्चा अस्पताल में पैदा होता है और बिना हेल्थ इंश्योरेंस के बाहर आ जाता है, ये किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया सकता है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एक है कि भारतवर्ष की पूरी जो हेल्थ सिस्टम है उसको रीवैम्प किया जाए। और रीवैम्प करने में क्या क्या किया जाए? पहला तो काम ये है, पूरी के पूरे आबादी का हेल्थ इंश्योरेंस करें। अभी हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है, कोशिश की सरकार, सभी सरकारों ने कोशिश करी, अभी भी आयुष्मान भारत चल रहा है, लेकिन उस पॉलिसी में सिर्फ एक ही कमी है कि उसको बनाते समय जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनकी कोई राय उसमें सम्मिलित नहीं की गई। जो जिसको हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करनी है, जब उसकी राय ही नहीं है उसमें, तो आधे से ज़्यादा लोग उसको स्वीकार ही नहीं करते हैं जिनको हेल्थ प्रोवाइड करनी है। तो ऐसी योजना जिसमें कि जिसको करना है वही उससे असहमत है, तो कैसे हल होगी? तो ये काम एक वर्टिकल हिंदुस्तान में 1 या 4-5 कंपनियां बनाई जाएं जो अलग अलग सेक्टर को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करें। अब हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा कौन देगा, ये दूसरा सवाल है। तो जो लोग इनकम टैक्स पेई हैं उनको तो कंपलसरली खरीदना है। उसमें हम ऑप्शन दे सकते हैं, आप कितने पैसे का इंश्योरेंस खरीदें जिससे कि आपको स्वास्थ्य सुविधा मिले। बिना हेल्थ इंश्योरेंस के हिंदुस्तान में किसी को भी ये राइट नहीं है कि वो आदमी बाकी सर्विसेज पा सके, क्योंकि स्वस्थ रहना पहली आवश्यकता है। जब वो स्वस्थ रहेगा तभी तो कंट्रीब्यूट करेगा किसी भी काम को आगे बढ़ाने, तभी तो सहयोग करेगा। तो उसके लिए जो इंश्योरेंस का है और बाकी लोगों के पैसे जो सरकारें खर्च कर रही हैं, सरकारों का खर्च अभी भी बहुत कम है।
भारतवर्ष में जो पैसा हेल्थ सेक्टर में खर्च किया जाता है वो एग्जैक्ट फिगर तो नहीं कहीं भी पता चलती है, लेकिन जितना निकल के आता है किताबों के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से, वो है कि 1.2% ऑफ जीडीपी खर्च हो रहा है, जिसको टारगेट था कि हम 2.5% तक ले जाएंगे। जब हम दुनिया को देखते हैं तो दुनिया में वो अमेरिका में 22% है जीडीपी का, यूरोप में 16% है, और इसी तरीके से सारे कंट्रीज जितने हैं सब में 10% से ज़्यादा जीडीपी का खर्चा दिया जाता है। हम कहते हैं वो भी ना करिए आप खाली ईमानदारी से जो इनकम टैक्स हम लेते हैं उस इनकम टैक्स में 2% सेस लगा दीजिए खाली, जो आसानी से हर इनकम टैक्स पे ही दे देगा, हम भी दे देंगे, आप भी दे देंगे, क्योंकि इससे हम ही को सेवा मिल रही है, तो वो उतने से इतने पैसे हो जाएंगे। और जो एग्जिस्टिंग जो बजट है, सरकार को एक भी रुपया स्वास्थ्य सेवा में नहीं खर्च करना है, एक भी पैसा, वो सारा का सारा पैसा ट्रांसफर करके हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। नहीं, पर आपने अमेरिका की बात की, वहां तो स्वास्थ्य सेवा को लेकर के स्थिति बहुत खराब बताई जाती है। खास तौर पर यह होता है कि जब नौकरी जाती है तो इंश्योरेंस का पैसा देने का कोई इंतजाम नहीं होता, और एक बार जब आपके पास इंश्योरेंस की कोई व्यवस्था नहीं रह जाती तो वहां पर कोई भी इंतजाम नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लोग इलाज के बगैर बेहाल हो जाते हैं। इंतजाम है, हाँ। वो इंतजाम ऐसे हैं कि आप बिक जाएंगे, आपका सब। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं। तो आप अमेरिका को आदर्श सेवा नहीं कह सकते। आदर्श अगर आप पूछेंगे तो मैं उन कंट्रीज के नाम बताता हूं जो आदर्श सेवा है, जहां पर कि 100% लोगों का कवरेज है। आपको तो बिल क्लिंटन ने जब इलेक्शन लड़ा था तो उसने इसी मुद्दे पे इलेक्शन जीता था कि ब्रिज इंश्योरेंस उसने अलाउ किया था कि जितने दिन नौकरी नहीं रहेगी उतने दिन सरकार उसका प्रीमियम देगी। चलिए, तो मैं नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कैसे हेल्थ इंश्योरेंस को सबके लिए एक्सेसिबल बनाया जाए, हाँ, और एफोर्डेबल बनाया जाए। अब क्या होगा? जी हाँ, ये हो जाने के बाद आपने ये मान लिया कि हम हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, सबको देंगे, यूनिवर्सल, और हमें कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो भ्रम चला आ रहा है देश में कि हमें एक नया कार्ड इंट्रोड्यूस कर, कोई नया कार्ड इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड इज एनफ। आधार कार्ड में ही एक प्लेटफॉर्म हेल्थ इंश्योरेंस का होना चाहिए, उसी से आपने एक्सेस किया, अंगूठा लगाया, क्योंकि हमारी आबादी अनपढ़ भी है। आपने अंगूठा लगाया, अंगूठे से आपका आधार कार्ड खुल गया और आपकी सारी हिस्ट्री आ गई और आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी आ गया। उसके बाद किसी को किसी से मांगने की जरूरत नहीं है और वो आदमी अपना इलाज कराए। अब इससे होगा क्या? अब इसका जब जियोग्राफी इसकी तय करेंगे, डेमोग्राफी जब तय होगी, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में इतने लोगों के पास हेल्थ कार्ड हैं और उससे इतना रेवेन्यू, मान लीजिए 100 लोगों के पास है तो 15-20% लोग बीमार पड़ेंगे, तो इतने पैसे वहाँ जनरेट हो सकते हैं। तो इसके हिसाब से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ जाएंगे। और एक और इसमें जरूरत है, पहले भारतवर्ष में था लेकिन अब वो नहीं है, कि लाइसेंसिड मेडिकल ग्रेजुएट बनाए जाते हैं या फिजिशियन असिस्टेंट बनाए जाते हैं, जो कि जिनका कोर्स 3 साल का होता है। LMP पहले होता था, तो LMP की तरीके कोर्स बनाए जाएं और उनको 3 साल में रीजनेबल ट्रेनिंग दे दी जाए, जो कि पेरीफेरी में जाकर के क्लिनिक चला सकें और उन क्लिनिक्स में वो लिंक रहें इंटरनेट से, टेलीमेडिसिन के माध्यम से, उस ब्लॉक के ऑफिस से, जिले के अस्पताल से और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से। क्योंकि जो कंपनियां इन्वेस्टर होंगी, इंडिया में भी तमाम कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, वो लोग पूरा लिंक रखेंगे अपना। और आपको जो गांव में बैठा हुआ कर्मचारी है, हेल्थ का वर्कर है, वो सारा का सारा इलाज अपने टेलीमेडिसिन के माध्यम से वही कर सकता है। आज की तारीख में रिपोर्टिंग आप शहर में बैठ करके, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, ECG हो, CT हो, MRI हो, ब्लड टेस्ट हो, सब का कर सकते हैं आप, और सबको करके आप उसको दे दिए। और अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन ने बेसिक इलाज उसका किया। उसके बाद उसका चूंकि नेटवर्क है, वो इमीडिएटली देखा इस मरीज में ज़्यादा गंभीरता है, तो वो डिसाइड करेगा इसको कहाँ ले जाओ, फिर दूसरा डिसाइड करेगा कहाँ ले जाओ। तो इस तरीके से मरीज को कहीं भटकना नहीं है, अपने डोर स्टेप पे उसको सर्विस मिल जाएगी। इसके लिए करना क्या होगा? ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कैसे होगा? ऐसे नहीं कि हमने बना दिया, खुली छूट दे दी और सब बन गया। आज की तारीख में जो प्राइवेट सेक्टर है वो 70% कवर कर रहा है, लेकिन सब अर्बन सेंट्रिक है, रूरल सेंट्रिक कोई नहीं है। नहीं, तो प्राइवेट सेक्टर पे आपसे पूछूंगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल पे हमेशा ही इल्जाम लगता है ओवर चार्जिंग और अनएथिकल प्रैक्टिसेस का। साथ ही साथ जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं उस पे आरोप लगता है कि वो जेनरिक ड्रग्स नहीं लिखते, वो काफी एक्सपेंसिव ड्रग्स लिखते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा बनाई जाती हैं और उनमें उनको बड़ा हैवी कमीशन मिलता है। जबकि मैंने कई बार डॉक्टर से बात की है तो वो ये कहते हैं कि बड़ी कंपनियों की दवा इसलिए लिखी जाती है क्योंकि उसका एफिकेसी बड़ा अच्छा होता है, उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा होता है और
और जो ये नॉर्मल कंपनियां हैं उसमें कई बार मिलावट की घटना होती है, कई बार हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते। ऑफ द रिकॉर्ड कुछ डॉक्टर्स ऐसा बोलते हुए पाए गए। तो ये जो कंफ्यूजन है डॉक्टर्स के दिमाग में, लोगों के दिमाग में, ये जो बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है, डॉक्टर महंगी दवाएं लिखते हैं, डॉक्टर का कहना है कि जब दवाओं का एफिकेसी नहीं होगा तो हम कुछ और भी कैसे लिख दें। तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया आपके जाए? दो सवाल हैं इसमें से। पहला सवाल ये है कि अस्पतालों में और डॉक्टरों के ऊपर ढेर सारा एक्सप्लॉयटेशन का चार्ज लगाया जा रहा है। यहाँ फिर रोल सरकार का है। क्या रोल है वो बताता हूँ, वो भी हवा में नहीं कर सकती। रोल ये है, अभी हमारे यहाँ पर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है जो NABH और NABL का एक्रेडिटेशन देती है। ये ऑप्शनल है, आप कराएं चाहे ना कराएं, वो सिर्फ क्वालिटी एश्योरेंस देती है। आपने अपने बोर्ड में लगा दिया कि हम NABH अप्रूव्ड हैं, इसका मतलब है आपके यहाँ सर्विसेज NABH अप्रूव्ड आ रही हैं। तो ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को हमको और स्ट्रेंथन करना होगा, उसमें और सुविधाएं देनी होंगी, और पावर देनी पड़ेगी, और उनके पास ये पावर देनी पड़ेगी कि हमको हर डिजीज़ का, हर ऑपरेशन का, हर स्पेशलिटी का, हर ऑपरेशन का इलाज की कीमत फिक्स करनी पड़ेगी एज पर दी। जैसे शहर होते हैं, A क्लास सिटी, B क्लास सिटी, C क्लास सिटी, सबका क्लासीफाई वो करे। डॉक्टर MBBS डॉक्टर है, कितने साल का अनुभव उसके पास है, MD डॉक्टर है, उसका अनुभव कितने साल का है, उसके अनुसार उसकी फीस डिसाइड करे। ऐसे ही ऑपरेशंस की फीस। अब कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है जहां पर कि इलाज बहुत अच्छी क्वालिटी का हो रहा है, तो उसके चार्जेस एक छोटे नर्सिंग होम के चार्जेस से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये काम अस्पताल नहीं करे, ये काम क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया करे। अस्पताल की भी रेटिंग करे, हॉस्पिटल्स के सारे चार्जेस की रेटिंग करे, और डॉक्टर्स की फीस रेटिंग करे। और ये काम कर दिया जाए, और ये मैंडेटरी किया जाए, ऑप्शनल नहीं कि आपको नर्सिंग होम खोलना है, क्लिनिक खोलनी है, आपको QCI से अप्रूवल लेना होगा। QCI आपकी परफॉर्मेंस को देख करके आपको अप्रूव करेगा कि आप इस फीस के हकदार हैं और ये दवा के चार्ज ले सकते हैं, इस अस्पताल में इस ऑपरेशन के, इस बेड चार्जेस के ये चार्ज ले सकते हैं। ये जब फिक्स होगा तो ये एक्सप्लॉयटेशन की बात ही नहीं रहेगी, कोई सवाल नहीं। आज की तारीख में पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर अनऑर्गेनाइज, अनकंट्रोल्ड, अनरेगुलेटेड बिल्कुल अपने आप चल रहा है। जिसकी जो चाहते हैं फीस रख लेते हैं। कोई आदमी 100 रुपये लेता है, कोई आदमी 1000 लेता है, कोई 5000 लेता है, कहता है भाई हमारी इतनी फीस है। तो ये कोई ना कोई तो उसको डिसाइड करे। तो ये काम भारत सरकार का है कि भारत सरकार, आप क्वालिटी काउंसिल से कराइए, किसी और से कराइए, किसी से कराइए, लेकिन कराइए, इट इज़ मैंडेटरी। और दूसरी बात मैं डॉक्टरों की तरफ से बोलूँगा, आज की तारीख में जब वो इलाज करते हैं तो मान लीजिए 20 मरीज 25 मरीज देख पाते हैं वो, क्योंकि बाकी लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो उन मरीजों के लिए बाकी लोगों को आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो आमदनी आज है उससे ज़्यादा हो जाएगी, कम नहीं होगी, ये बिल्कुल गारंटेड है। क्योंकि अभी हम कितनी पॉपुलेशन को इलाज दे पा रहे हैं, इतनी सी पॉपुलेशन को। बाकी पॉपुलेशन ऐसी दौड़ भाग रही, परेशान हो रही है अपने रिसोर्सेज, कुछ भी करे। कोई लोग प्लॉट बेच के आते हैं, घर बेच के इलाज कराते हैं, गरीब हैं, लेकिन क्या करें, कहाँ जाएँ। जब जान जोखिम में आती है तो आदमी करते ही करता है। तो ये सब चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए। इस पर अगर इंश्योरेंस खुल जाए, क्वालिटी रेट्स बिल्कुल फिक्स हो जाएं, तो पूरा देश सुधर सकता है। अब दूसरी बात मैं कहता हूँ, थोड़ा ही बोलूँगा उस पर, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वो बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स है। अब आपको एक स्पेशल वर्ड यूज़ करता हूँ, एसेंशियल ड्रग लिस्ट होती है जो भारत सरकार डिक्लेयर करती है। तो जो इसके प्रेसिडेंट थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने इसलिए पूछा कि जिससे वो सही बात बोलें। तो उनसे मैंने पूछा एसेंशियल ड्रग लिस्ट का मतलब क्या है। मुझे मालूम था, मैं पढ़ाता हूँ ये। तो उन्होंने कहा ये वो दवाएं हैं जो ज़्यादातर मरीज यूज़ करते हैं। तो जैसे पेन किलर हैं, ब्लड प्रेशर की दवा है, डायबिटीज़ की दवा है, और इस तरीके की ढेर सारी दवाएं, लगभग 300 दवाएं वो एसेंशियल ड्रग लिस्ट में है। इन दवाओं की कीमत सरकार निर्धारित करती है। और वो भी बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स की मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री तय करती है, जबकि मामला हेल्थ डिपार्टमेंट का है। तो इट शुड बी प्रॉपरली कनेक्टेड, लेकिन वो तय करती है। अब आप बताइए, एक हमारे रिश्तेदार ICU में भर्ती हैं, वेंटिलेटर पे हैं, उनको टिकोप्लेनिन, मेरोपेनम और बहुत बड़ी बड़ी दवाएं हैं, वो सब लग रही हैं। क्या वो लाइफ सेविंग है कि नहीं है? क्या आर दे मैंडेटरी और नॉट? उसके लिए तो वही जीवन है, अगर लगेगी तभी तो बचेगा वो। तो आप उसको ऑप्शनल कैसे कर सकते हैं? आइडियली कुछ करने की, ये जेनरिक और ब्रांडेड की तो कहानी है।
सारी दवाएं आप चाहे जिस उसमें बनाएं, हर दवा का रेट फिक्स होना चाहिए। चाहे जिस कंपनी की, डॉक्टर साहब कहते हैं हम इसकी लिखेंगे, बहुत अच्छी कंपनी, तो आप इसका भी डिसाइड कर दीजिए। सबके रेट्स फिक्स्ड हो, चाहे जिस कंपनी की लिखिए, तो आपको कहाँ से वो एक्सप्लॉइट कर लेगा? ये काम डॉक्टर नहीं कर सकता है, ये काम भारत सरकार कर सकती है। सब स्टेक होल्डर्स को बैठाला जाए, सबसे बात की जाए और किया जाए। हम ये नहीं कहते कि आप अपनी तरफ से लागू कर दीजिए कोई चीज़। जो स्टेक होल्डर हैं, कंज्यूमर हैं और प्रोड्यूसर हैं, दोनों से चर्चा करिए। ये जो आपने एसेंशियल ड्रग्स की बात की, NELM जो नेशनल एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन है, वो हर साल तो हेल्थ मिनिस्ट्री जारी करती है ना भाई, लेकिन उसमें 300 दवाएं रहती हैं लगभग। हाँ, 300 दवाएं होती हैं, और दवाओं की संख्या 500 से 1000 है। 1000 है। तो वो 700 दवाएं कहाँ गई? अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको किसी ने एक बार ये बात कही कि साहब ये स्टंट पड़ते हैं, बड़े महंगे पड़ते हैं, ये लुट जाता है मरीज जो कार्डियक स्टंट पड़ते हैं। ये बात उनको पता नहीं, उन्होंने कहा नहीं ये तो गलत बात है, तुरंत इसको रेगुलेट करो। और रेगुलेट हो गई, आज मिलने लगे वो। अब वो 32,000 36,000 में उन्होंने रेट फिक्स किया है और 36,000 में स्टंट आपको मिलता है, कोई दिक्कत। जो 1-1 1.5 लाख 2-2 लाख मिलते थे, तो उन्होंने किया तो हो गया। हम कहते खाली स्टंट क्यों? स्वास्थ्य तो मैंडेटरी है, सबके लिए मैंडेटरी है, तो सबको मिलना चाहिए। लेकिन मेरा हर बार ये कहना है कि आपको स्टेक होल्डर को बैठाना पड़ेगा, आपको उसकी सहमति भी लेनी पड़ेगी। आप जबरदस्ती किसी को ला देंगे कोई कानून, तो किसी को स्वीकार नहीं होगा। तो वो, क्योंकि ऐसा एक चीज होती है पैरेलल मार्केट पैरेलल चलती है। मार्केट की जो फोर्सेस होती हैं वो अलग चलती हैं। तो मार्केट की जो इकोनॉमिकल फोर्सेस हैं, आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि एक डॉक्टर है, PSC में काम करता है, उसको 1.5 लाख 1 लाख 1.5 लाख तनख्वाह मिलती है। वही डॉक्टर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम करता है, उसको 10 लाख मिलती है। ये मार्केट फोर्स है जिसमें उसको 10 लाख दिला रहा है। मैं भी देता हूँ लोगों को 10-10 लाख 12-12 लाख रुपए महीने की तनख्वाह देता हूँ, क्योंकि मार्केट फोर्स है, वो नहीं मिल सकते हैं उससे कम में। तो इसका मतलब है हमको कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे वो डॉक्टर वहाँ जाए, काम करे। लेकिन हमारा चूंकि कंट्री बड़ा है, गांव की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए हमको एक प्राइमरी केयर फिजिशियन, एक स्पेशल पैदा करना पड़ेगा, ट्रेंड क्वालिफाइड मेडिकल कॉलेज का पढ़ा हुआ, जो बेसिक सारी बीमारियों को डायग्नोस कर सके, उनका इलाज कर सके और उसको रेफर कर सके। चलिए, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा। आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। डायबिटीज़ कहा जा रहा है इंडिया कैपिटल हो चुका है। अगर हम कैंसर की बात करें, हर घर में अब कैंसर पेशेंट दिखाई पड़ रहे हैं। भारत कैसे लड़े इससे? क्योंकि भारत बीमार होता जा रहा है, इस तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, आम लोगों को ये समस्याएं होने लगी हैं। और जहाँ तक कैंसर है, कभी आज से 20 साल पहले बहुत कम लोगों को होता था, अब घर घर में ये समस्याएं बढ़ने लगी हैं। तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इसको कैसे कंटेन किया जाए, कैसे लड़ा जाए? क्योंकि हर बात का समाधान डॉक्टर से ही संभव तो नहीं है। तो ये जो हम लोग बहुत सारा चीज़ अपने खान पान में, अपने तौर तरीकों में ले आए हैं, जो कि हमारा खान पान था नहीं, हमारा तौर तरीका था नहीं, तो फिर अब कैसे अपने बच्चों को, लोगों को, अपकमिंग जनरेशन को इस बारे में अवेयर किया जाए? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है और बहुत कम लोग ये बात चर्चा करते हैं जिसको आपने छेड़ा है, और मैं इसका समूल आपको समाधान बताता हूँ। बेसिकली क्या है कि जो बीमारियां हैं, जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल भी इंक्लूडिंग कैंसर, ये सारी की सारी बीमारियां हम स्वयं पैदा करते हैं, कोई दूसरा पैदा नहीं करता है ये। और हम अज्ञानतावश पैदा करते हैं, हम जानते नहीं हैं। इसलिए 2-3 कारण हैं उसके पैदा होने के, जिनको हमारे जो स्वास्थ्य का आधार है, स्वास्थ्य को अगर हिंदी में कहें, संधि विच्छेद इसका करें तो स्व और स्थिति। तो स्व में जब हम स्थित होते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं। वो स्व क्या है? तो हमारा ये शरीर है, बॉडी है। इस बॉडी को चलाने वाली एक ऊर्जा है जो अंदर इसको चलाती है, जिसको हम रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, ECG, EEG, EMG जो आप देखते हैं रिकॉर्डिंग में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट की रिकॉर्डिंग है। ये इसमें एक चेतना भी समाहित है, इसके अंदर है वो, और उसी चेतना से के हम बने हुए हैं स्वास्थ्य के। तो ये जो है, इन दोनों का उसका कंट्रोल होना चाहिए और ये बॉडी उसके कंट्रोल होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली वो बॉडी जो है उसके कंट्रोल के बाहर चली गई है।
तो मन जो है, माइंड जो सोचता है, जो बात कर रहे हैं, जिससे हम लोग बात कर रहे हैं, ये माइंड सारा का सारा इस शरीर के आकर्षण में चला गया है। तो शरीर जो डिमांड करता है, शरीर डिमांड करता है सब कुछ हो, मेरे लिए हो, पैसा हो, रुपया हो, धन हो, संपत्ति हो, नौकरी हो, व्यापार हो, सब मेरे लिए हो। अगर मेरे लिए है तो भी गड़बड़ी है, तो अहंकार पैदा होता है। मैं ही सबसे बड़ा, मेरे से बड़ा कोई नहीं। अहंकार सबसे बड़ी बीमारी है। नहीं मिलता है जब, तो कारण पता चलता है इसके कारण नहीं मिल पा रहा, वो लगता है इसके कारण नहीं मिला, तो द्वेष पैदा होती है, ईर्ष्या पैदा होता है। तो ये जो सारी बीमारी है, और उसके अलावा इस शरीर का ही काम वासना भी इसी शरीर से जागती है। तो ये सब निगेटिव है, और हमारे अपने जो आत्मा जिसको कहते हैं, रूह जिसको कहते हैं, सोल जिसको कहते हैं, उसके गुण हैं प्रेम, करुणा, दया, शुभ भावना, शुभ कामना। तब सुख, शांति और आनंद की उत्पत्ति होती है। और ये हमारे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तो ये इस तरफ चलते हैं, हम इस तरफ चलते हैं। तो ये बीमारी के कारक हैं। इससे होता क्या है, हमारा शरीर 3 मोटे मोटे चीज़ों से चलता है। एक है नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम और न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम। ये तीनों पूरी बॉडी के हर ऑर्गन को रेगुलेट करते हैं। तो जब हम इनको कलेक्टिवली इनको निगेटिव थॉट कहते हैं, तो ये निगेटिव थॉट हमको सिंपैथिक ओवरड्राइव में रखते हैं। मतलब सिंपैथिक नर्वस सिस्टम बनाया गया था इमरजेंसी के लिए, बनाया इस प्रकृति ने बनाया है, तो वो इमरजेंसी के लिए बना था। हम हर वक्त इमरजेंसी में रहते हैं। तो उससे क्या होता है, हम एक सेलुलर लेवल पे ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल पैदा होते हैं। वो ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल जब नॉर्मल हम प्रेम पूर्वक रहते हैं तो वो 60,000 से कम होते हैं पर मिनट। और जब हम ऐसे लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, मारपीट ये सब करते हैं तो 2 लाख तक चले जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की पावर सिर्फ 60,000 तक मेटाबोलाइज करने की है उस सेल की, और बाकी सब उसी सेल में रहते हैं, डैमेज करते हैं उसको। उसी के साथ साथ जब हम अपने में होते हैं तो इम्यून सेल्स प्रॉपर होती हैं। इम्यून सेल का काम होता है कि जो भी एक बाहरी वायरस आ जाए, बैक्टीरिया आ जाए, और कैंसर सेल, जो कैंसर सेल बनती है शरीर, हर आदमी के शरीर में कैंसर सेल भी बनती है लगातार, वो अंदर का प्रोडक्शन है, तो उनको वो फाइगोसाइटोज करके खा करके डिस्ट्रॉय कर देती है, उनकी संख्या नहीं बचती है। तो हमारी वो डिफेंस आर्मी है हमारी, तो डिफेंस आर्मी बिल्कुल गायब है और बाकी सब अटैक पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा एक एक सेल बीमार होती है, और यही इसी से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है तो डायबिटीज़ पैदा होती है, इंसुलिन कम हो जाती है, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल हर वक्त यही गुस्से से पैदा होता है, हमेशा हाई वजन में रह रहा है, तो उसको एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, इनका सिक्रेशन बहुत हाई है। तो ये सब हमको कम करने, और कम करने का तरीका सिर्फ थॉट्स हैं। वो हम स्वयं सोचते हैं, चूंकि हमको सोचना आता नहीं है इसलिए हम गलत सोचते हैं। तो और थॉट्स कहाँ से आते हैं ये और बता दूं, ये थॉट्स आते हैं आपके अवचेतन मन से, सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। चेतन मन 5% से भी कम है, अवचेतन मन 95% है। और उस अवचेतन मन में इस पूरे जीवन की और जन्मों जन्मों की जितनी आपने काम किए हैं सबकी लाइव ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग रहती है, और वो रिकॉर्डिंग ही चेतन मन को, कॉन्शियस माइंड को पॉपअप करके कहती है हाँ ऐसा करो ऐसा करो। तो जैसे हम होते हैं वैसे करते रहते हैं, तो उसको ठीक नहीं कर सकते। उसको ठीक करने के लिए साधना करनी पड़ती है, और उसको डिलीट करा सकता है, उसको ठीक कर सकता है। वो हम ठीक कर लेते हैं तो मरीज को पूरा ठीक कर सकते हैं। यही मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इस पर यहीं दिल्ली में ही एक स्टडी हुई थी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कराई थी, किसी और दूसरे जो अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, जब DRDO के डायरेक्टर थे, तो उनको ये बात पता चली, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ उनको भी किसी ने बताया साहब ये ठीक हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो उन्होंने हार्ट अटैक के मरीज जिनको एंजियोप्लास्टी हो चुकी थी, ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी थी, उन मरीजों को लेकर के 3 मेडिकल कॉलेज में ओपन हार्ट ट्रायल किया गया। एक मौलाना आज़ाद यहाँ, BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, और KM मेडिकल कॉलेज मुंबई, और माउंट आबू मेडिटेशन सेंटर, 4 सेंटर में मिलकर के ओपन हार्ट ट्रायल हुआ, और रिजल्ट ये आया। और कलाम साहब ऐसे उन्होंने कहा साहब इसको तो पूरा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए थॉरली। तो उन्होंने 125 टेस्ट कराए बिफोर स्टडी और 125 टेस्ट कराए आफ्टर स्टडी। यू विल बी सरप्राइज टू नो 93% पेशेंट परमानेंटली ठीक हो गए। आज भी वो स्टडी के मरीजों का इलाज चल रहा है, वो कैट प्रोग्राम अभी चलता है माउंट आबू में। तो आप ये जानते हैं ये सब टेस्टेड हैं, ये कोई फैक्ट्स हैं, ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है। और फिर मैंने इसको व्यक्तिगत रिसोर्स से मैंने स्टडी करी, रिसर्च करी, पूरा डेटा कलेक्ट किया वर्ल्ड का, और ये पाया कि आई एम फुल्ली कन्विंस कि अगर लोगों को ये चेतना का विज्ञान सिखा दिया जाए तो सब निरोगी रह सकते हैं, और वो स्वयं इसको प्रैक्टिस करें।
ठीक वही कर सकता है जो बीमार हो रहा है, ठीक कोई दूसरा नहीं कर सकता उसको। हम रास्ता दिखा सकते हैं कि हाँ ये ऐसे करो, ये करो, तुम ठीक हो जाओगे, और ठीक हो जाएगा वो। तो ये इसको भी अपने मेडिकल करिकुलम में लाने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर सचान। चूंकि समय की कमी है, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात जो इन्होंने एंडिंग में कही कि कैसे चिकित्सा विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन बीमारी का जो पेनेसिया है, जिसको कह सकते हैं रूट कॉज भी है और उसका पूरा उपाय भी है, वो ये है कि आप कैसे सबकॉन्शियस माइंड को, जी हाँ, इस तरीके से बनाइए कि आपके चेतन मन को सही दिशा दे सके। और जब ये होना शुरू हो जाएगा तो यकीन मानिए आप बहुत सारी बीमारियों से दूर हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर हम इस तरीके की समस्याओं से घिरे हुए हैं कि हमारे बॉडी के अंदर सेल होता है और सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और ये पावर हाउस ऑफ सेल का एक फंक्शन होता है, आपको वो एनर्जी देता है और वही एनर्जी आपको गवर्न करता है। लेकिन होता क्या है कि हम बाहरी तमाम तरह की दुर्बुद्धि की वजह से, दुर्गुणों की वजह से इतने ज्यादा फ्री रेडिकल्स पैदा कर लेते हैं जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कंज्यूम करने की ताकत नहीं रखता है, और धीरे धीरे उसी का वही इकट्ठा होने लगता है जो कि हमारे शरीर में गलत रूपों में परिवर्तित होता है, जिसको हम बीमारी कहते हैं। तो एक बात तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इलाज भी जरूरी है, मेडिकल चिकित्सा भी जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ चेतन मन को कैसे संतुलित रखना है, और चेतन मन को संतुलित रखने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ठीक रखना है, और उसके लिए भी चेतना विज्ञान की जरूरत क्या है, उसमें भी इन्हें बहुत ज़्यादा महारत हासिल है डॉक्टर आमोद सचान, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ बताया। तो हम लगातार इनसे संपर्क में रहेंगे और हम आपको बताते रहेंगे कि अपने मन को कैसे ठीक रखिए, अपने शरीर को कैसे ठीक रखिए, क्योंकि शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मन भी है, चेतन मन भी है। और जब तक ये ठीक नहीं रहेगा, यकीन मानिए ये ब्रेन जिसको मास्टर ऑर्गन कहा जाता है, और जब तक आप इसको ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपका जीवन कदापि संतुलित नहीं होगा। तो डॉक्टर आमोद सचान, जो कि जबरदस्त कॉम्बिनेशन है शिक्षा चिकित्सा के, और साथ ही साथ ये चेतन मन की भी बात करते हैं, चेतन विज्ञान की भी बात करते हैं, और इन दोनों का समावेश ये इतने अच्छे तरीके से करते हैं, और इनका अनुभव हमने आपके साथ साझा किया। तो डॉक्टर सचान, आप हमारे साथ आए, TV9 के साथ जुड़े, आपने अपना अनुभव साझा किया और लोगों को स्वस्थ रहने के लिए तमाम तरह का उपाय बताया, और देश में कैसे स्वास्थ्य चिकित्सा बेहतर हो सकता है इसके बारे में भी आपने चर्चा की। TV9 के इस प्लेटफॉर्म पर शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो ये डॉक्टर आमोद सचान थे जिन्होंने सारी बात की। हम इनको लगातार बुलाते रहेंगे और आपको इनके ज्ञान से अवगत कराते रहेंगे। इस प्रोग्राम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।